एक्सरसाइज 3.1 के प्रारंभ में हमने पढ़ा था कि रेखा का मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। यहाँ थोड़ा डिटेल में अगर हम जाएं तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसकी वजह से अभी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो इसी को हम रैखिक समीकरण भी कह लेते हैं। अब अगर हमारे पास ऐसी दो समीकरण हो जाएं तो उसको हम रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म अगर हम मानक रूप में देखेंगे कि कैसी मानी जाती है, तो इस तरह की मानी जाती है। रैखिक समीकरण युग्म मानक रूप की तरह ही मानी जाती है। मानक रूप हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। अब चूंकि इस रैखिक समीकरण युग्म मतलब कि रैखिक समीकरण दो बार, तो हमने इसी रैखिक समीकरण को दो बार लेना है। अब लेकिन अगर मैं इनको दो बार लेता हूँ और इनके बीच में कोई भी अंतर नहीं करूँगा, फिर तो ये सेम टू सेम बन जाएगी। तो इसलिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा इनमें अंतर करने के लिए हम a को a1 कर लेते हैं पहले वाले में, दूसरे वाले में हम a को a2 कर लेते हैं। पहले वाले में b को b1 लेंगे, c को c1 लेंगे, दूसरे वाले में b को b2 और c को c2 लेंगे। तो हमारे रैखिक समीकरण युग्म जो मानक रूप में है वो बन जाती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी रैखिक समीकरण हमारी बन जाती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये दोनों ही समीकरण एक और समीकरण दो अपने आप में रैखिक समीकरण है, और इन दोनों का मिक्सअप ही रैखिक समीकरण युग्म है। तो अगर कि सवाल पे हमें रैखिक समीकरण युग्म दी गई होंगी इस रूप की, समीकरण एक और दो के कंबाइंड रूप की, तो इसमें हम बिना ग्राफ में दर्शाए भी बता सकते हैं कि इन रेखाओं में क्या संबंध है। इसके लिए हमारे पास तीन प्रकार होते हैं। पहले प्रकार में हमारा आता है क्रमांक 1 में, अगर हमने इन समीकरण को तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया और हमने देखा कि a1 बट्टे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 आ रहा है, यानी कि इस बार हमें तीसरे वाले से कोई मतलब नहीं है, तो इस कंडीशन में जो उसका ग्राफी निरूपण होगा तो उस कंडीशन में रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। और नियम ये कहता है कि रेखाएं जितनी जगह पर प्रतिच्छेद करती हैं उतने ही उसके हल आते हैं। तो इस कंडीशन में रेखाएं जो हैं केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं। अगर मैं इसका चित्र बनाऊं, ये तो जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है केवल एक बिंदु है, तो इसलिए यहाँ पे केवल एक हल आता है। एक हल इस प्रकार का होता है कि अद्वितीय होता है, वैसा कोई हल नहीं होता है। तो इसको हम बीजगणितीय रूप में लिख देंगे, केवल एक हल और वो भी अद्वितीय। और रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती हैं तो जितनी जगह पे काटती हैं उतने ही हमारे आंसर होते हैं। इस बार रेखाएं एक बिंदु पे काटती है तो केवल एक ही हल आ रहा है, अद्वितीय हल आ रहा है, इसका मतलब हल आ रहा है। और जब भी हल आएगा तो उस कंडीशन में रेखाएं संगत होती हैं। इसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन आती है, अगर a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 बराबर आ चुके हैं तो उस कंडीशन में हमने c1 और c2 में भी तुलना करनी पड़ती है। तो अगर a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 बराबर आ चुके हैं तो हम c1 बट्टे c2 निकालेंगे, और अगर c1 बट्टे c2 भी बराबर आ गया तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो एक के ऊपर एक आती हैं। यानी कि एक रेखा अगर मैं बनाऊं तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आएगी, तो यानी कि संपाती होगी। तो उसको मैं लिख देता हूँ एक के ऊपर एक रेखाएं। एक के ऊपर एक रेखा का मतलब है कि इस बार रेखाएं संपाती रेखाएं हैं, और अगर संपाती रेखाएं हैं तो संपाती रेखाएं तो एक के ऊपर एक होती हैं। तो यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर चढ़ी हुई है, और अगर ऊपर चढ़ी हुई है तो वो आपस में एक दूसरे को हर बिंदु पे स्पर्श कर रही हैं, यानी कि हर बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। हर बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है तो इस बार इसके अनंत हल हो जाएंगे, क्योंकि एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं और दूसरी रेखा में भी अनंत बिंदु है, तो वो हर बिंदु में प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि अनंत बिंदु में प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका मतलब कि अनंत हल हो गई। उसको हम दूसरे शब्दों में अपरिमित रूप से अनेक हल भी कह सकते हैं। अब रेखाएं एक के ऊपर एक आई हुई हैं, अनंत बिंदुओं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इस बार अनंत हल यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी कि हल तो आ रहे हैं। तो इसलिए इस बार रेखाएं संगत है, जब भी हल आएगा तो वहाँ पे संगत आएगा। तीसरी कंडीशन, अगर हमारे पास a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 बराबर हैं लेकिन c1 बट्टे c2 बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो रेखाएं इस कंडीशन में समांतर आती हैं।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि समांतर रेखाएं आएंगी। अब समांतर रेखाएं आ रही हैं तो ये तो आगे बढ़ाने पे भी कभी नहीं मिलेंगी, और कभी नहीं मिलेंगी तो आपस में कटेंगी नहीं, और कटेंगी नहीं तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जितने बिंदुओं पे कटती हैं उतने ही हल होते हैं। तो यहाँ पर कोई हल नहीं, और अगर कोई हल नहीं होता है तो उस कंडीशन में रेखाएं असंगत होती हैं। तो इस टेबल को याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके आधार पे हम बिना ग्राफ बनाए भी हिसाब लगा सकते हैं कि रेखाओं की स्थिति कैसी है।